हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद ओम बोरा में हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम यूके ट्रिपल एस सी, यूके पी एस सी और उत्तराखंड के जितने भी समस्त एग्जाम है उसकी तैयारी मैं आपको करवा रहा हूँ। तो इसी क्रम में मैं जो है आपको ऑब्जेक्टिव पैटर्न भी कराऊंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको मैं कराऊंगा और डिटेल्स तो मैं आपका बोर्ड में करा ही रहा हूँ, ब्लैक बोर्ड में, व्हाइट बोर्ड में। तो डिटेल का जो क्रम हमारा चलता रहेगा, जिसमें हमारी हिंदी चल रही है, उत्तराखंड चल रहा है, उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक काल कंप्लीट हो गया है और हिंदी हमारा वर्णमाला चल रही है और हिस्ट्री हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता खत्म होगी, वैदिक सभ्यता चलेगी। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न्स भी इसी के साथ साथ मैं आपका चलाऊंगा। सबसे पहले मैंने ऑब्जेक्टिव पैटर्न में लिया है कि उत्तराखंड के जो जितने भी आपके ग्रुप सी के जो एग्जाम हुए हैं यूके ट्रिपल एस सी के, तो उनको मैं यहाँ पर सबसे पहले वो कराऊंगा। उसके बाद हम प्रत्येक ऑब्जेक्टिव, जो हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव हो, चाहे पॉलिटी के हों, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, तो उनको मैं घटना चक्र से या फिर लूसेंट की पहले घटना चक्र कवर करेंगे, फिर हम लूसेंट का ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे। उसके बाद हम जो है उत्तराखंड के ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे और हिंदी जो लूसेंट की बुक है उससे ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे, ताकि आपका ऑब्जेक्टिव में भी महारत हासिल हो सके। और साथ साथ ही डिटेल में आपको पढ़ाते रहूंगा बोर्ड में, तो व्हाइट बोर्ड में आपको डिटेल पढ़ाऊंगा और ऑब्जेक्टिव पैटर्न में इस तरह से आपको जो है जो बुक्स हैं उनसे ऑब्जेक्टिव पैटर्न कराते रहूंगा। तो इससे आपकी जो है अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड, तो चलते हैं। आज उत्तराखंड का एक पेपर लिया है मैंने आपका, उत्तराखंड समूह ग वन आरक्षी जो भर्ती परीक्षा हुई थी उसका पेपर है। 16 फरवरी 2020 में आपका ये हुआ था। तो उसका जो उसमें कौन कौन से प्रश्न आए हैं तो उस पर हम चर्चा करेंगे आज और उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, स्रोत भाषा में व्यक्त विचारों को लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं। फिर सुन लीजिए क्वेश्चन, स्रोत भाषा में व्यक्त विचारों को लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं। संक्षेपण, पल्लवन, प्रेषण, अनुवाद। तो इसका उत्तर है आपका अनुवाद। ठीक है, तो स्रोत भाषा में व्यक्त विचारों को लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अनुवाद कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मनोहर श्याम जोशी की सिल्वर वेडिंग कहानी का मुख्य पात्र है। अब पहला क्वेश्चन तो यही पूछेगा कि जो सिल्वर वेडिंग कहानी है वो उसके लेखक कौन है? मनोहर श्याम जोशी, सिल्वर वेडिंग कहानी। ठीक है, तो सिल्वर वेडिंग कहानी के जो मुख्य कहानी के लेखककार कौन है? पहले तो ये क्वेश्चन मनोहर श्याम जोशी। दूसरा क्वेश्चन है, मनोहर श्याम जोशी की सिल्वर वेडिंग कहानी का जो मेन एक्टर है, जो पात्र है, वो कौन है? वंशीधर है, भूषण दत्ताजी राव, यशोधर बाबू। तो इसका आंसर होगा यशोधर बाबू। ठीक है, तीसरा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने निम्न में से किस पत्रिका का संपादन किया? ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी के प्रसिद्ध आपके जो है लेखककार हैं, आपके रचनाकार हैं। तो इन्होंने निम्न में से किस पत्रिका का संपादन किया? एक कौन सी पत्रिका से संबंधित है? मतवाला, सरस्वती, कल्पना, प्रतीक। तो आंसर है मतवाला। ध्यान दीजिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है, मतवाला पत्रिका से संपादक से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है, पासपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? ध्यान दीजिए, पासपोर्ट तो अंग्रेजी है, पासपोर्ट एक अंग्रेजी वर्ड है, तो अंग्रेजी वर्ड, इस वर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? तो हिंदी में हवाई पत्र कहते हैं, निर्यात पत्र कहते हैं, पार पत्र कहते हैं, प्रेषण पत्र। तो इसका उत्तर है आपका पार पत्र कहते हैं। ठीक है, अगला है, घोड़ा का पर्यायवाची। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घोड़ा का पर्यायवाची। फिर आपका जो पूछ सकता है, तमाल, हई, जम्बुक, वायस। तो इसका आंसर है हई। ये तो आप जानते होंगे, घोड़ा का पर्यायवाची हई है। नेक्स्ट है, बघेली किस उपभाषा की बोली है? मैंने आपको जैसे बताया था कि हिंदी में 5 उपभाषाएं होती हैं। ठीक है, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, ठीक है, उसे बिहारी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। तो यानी कि बघेली जो है किसकी उपभाषा है? इसकी ट्रिक भी मैंने बताया था कि पूर्वी हिंदी में जो भाषाएं हैं, अवध में 36 बार, अवधी, ठीक है, छत्तीसगढ़ी, बघेली। तो पूर्वी हिंदी की बघेली जो है, बघेली किस उपभाषा की बोली है? तो पूर्वी हिंदी की। मैंने आपको ये पढ़ा दिया है डिटेल में। जो जिस किसी ने भी आप वीडियो ना देखा हो तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं हिंदी की। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बघेली किस उपभाषा की बोली है? तो पूर्वी हिंदी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्रिया के सही भेद हैं। सही भेद, क्रिया के 2 भेद होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक होता है सकर्मक, एक होता है अकर्मक। क्लियर, यहीं से क्लियर हो गया। क्रिया के 2 भेद होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सकर्मक और अकर्मक। सॉरी फ्रेंड्स, ये आपको दिखा नहीं होगा ना यहाँ पे, है ना। तो घोड़ा का पर्यायवाची आपका हाई हो गया। ठीक है, उसके बाद बघेली किस उपभाषा की बोली है? पूर्वी हिंदी।
ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। निम्नलिखित में से क्रिया का सही भेद क्या है? तो क्रिया का सही भेद क्या है, यानी क्रिया यानी कि क्रिया के दो प्रकार होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। ये आंसर आपका क्लियर हो गया। निम्नलिखित में से, अब ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है, वहां बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चढ़ते हुए दिखाई दिए। ठीक है, देश भर में यह बात फैल गई, ये सही है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ये भी ठीक है। और न जाने कितने जीव पैदा होते हैं, ये भी ठीक है। अब यहाँ पर क्या गलत हो रहा है, देखिए, वहां बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चरते हुए दिखाई देते हैं, जबकि देखो पशु आपके उड़ते नहीं हैं, पशु आपके चरते हैं, पक्षी उड़ते हैं, उल्टा हो गया ना। पशु यहाँ पर होना चाहिए, वहां बहुत से पशु और पक्षी चरते और उड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर आपका देखिए ये पद क्रम की संबंधित आपका जो है गलती है। तो फ्रेंड्स उसके बाद हम 9वां क्वेश्चन आपका चलते हैं। देखिए 9वां क्वेश्चन आपके ये है, देखिए, निम्नलिखित में से दंतोष्ठ ध्वनियां हैं, यानी कि दंतोष्ठ का मतलब है दांत और ओष्ठ, यानी दांत और होठ से बोली जाने वाली वो ध्वनियां कौन सी हैं? य र है, ल व है, प फ है, व फ है। तो इसमें आपका जो है दंतोष्ठ जो ध्वनियां हैं व और फ। ठीक है, व और फ को बोलने में दांत और होठों का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, वो हो, ये आप देखिए, इसको ऐसे बोल के देखेंगे। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है, किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर राय, मंतव्य अथवा आदेश, निर्देश दिया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? निविदा कहते हैं, टिप्पण कहते हैं, विज्ञप्ति कहते हैं, प्रतिवेदन। तो आंसर क्या है आपका? टिप्पण। किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए, कोई भी विचाराधीन पत्र है और प्रकरण है, उसको निपटाने के लिए उस पर राय या मंतव्य अथवा आदेश, निर्देश दिया जाता है, तो उसे हम टिप्पण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11वां, कुश प्लस आसन में संधि कौन सी है? कुश प्लस आसन में संधि कौन सी है? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि कैसे है? कुश यानी कि कु सौ, सौ यानी कि अ धन आ, यानी अ धन आ बराबर आ। तो दीर्घ संधि का सूत्र होता है अ धन अ बराबर आ, अ धन आ बराबर आ। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर अ आ गया। 100 किससे बना है? 100 प्लस अ से बना है, फिर यहाँ पर आ है, अ धन आ बराबर आ, तो दीर्घ स्वर संधि हो गया। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट है आपका, जो शब्द लिंग, वचन तथा काल के अनुसार नहीं बदलते उन्हें क्या कहते हैं? अभिकारी शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, काल के अनुसार नहीं बदलते, अभिकारी शब्द कहते हैं। अभिकारी का मतलब है अ धन विकारी। अ मीन्स नहीं, विकार मीन्स जो परिवर्तित नहीं होते, जो बदलते नहीं है। ठीक है, किसके कारण? लिंग, वचन, काल के अनुसार नहीं बदलते, उन्हें अभिकारी शब्द कहते हैं। अगला 13वां क्वेश्चन है आपका, देखिए, संबंधवाचक संज्ञा विशेषण का उदाहरण है। संबंधवाचक संज्ञा विशेषण का उदाहरण है मौसेरा भाई, तीन शेर, मीठा फल, कड़वी बात। संबंधवाचक संज्ञा विशेषण का उदाहरण मौसेरा भाई, क्योंकि रिलेशन बता रहा है। मौसेरा भाई, भाई एक संबंध को बताता है, तो संबंधवाचक संज्ञा विशेषण का उदाहरण है। नेक्स्ट, ईमेल किस जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आता है? ध्यान दीजिए, ईमेल यानी ईमेल का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ देता है आपका, ईमेल का अर्थ क्या होता है? ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल आधुनिक दृश्य माध्यम है। आजकल जो है आप ईमेल भेजेंगे तो देख भी सकते हैं उसको, ईमेल आपने भेजा और उसे आधुनिक मतलब मॉडर्न वाला है। ठीक है, पहले तो होता नहीं था ऐसा। तो आधुनिक दृश्य माध्यम। 15वां क्वेश्चन आपका है, फिर आपके सामने 15वां क्वेश्चन है, ऐसे कर लीजिएगा, अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप में प्रेषक का नाम एवं पदनाम होता है। अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप में प्रेषक का जो नाम एवं पदनाम होता है। देखिए, एक सरकारी पत्र होता है, एक अर्ध सरकारी पत्र होता है। अर्ध सरकारी पत्र व्यक्तिगत रूप से लिखा जाता है और जो है पर्सनली जो है एक अधिकारी जो है दूसरे अधिकारी को पर्सनली रूप से, व्यक्तिगत रूप से लिखता है। तो अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप में प्रेषक का नाम एवं पदनाम होता है, कहाँ होता है? बाईं और शीर्ष पर। ठीक है, ये दाएं, एक ये दाएं साइड हो गया, ये बाएं साइड हो गया। बाईं ओर यहाँ पर होता है और शीर्ष पर, शीर्ष माने ऊपर होता है। ठीक है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? देखिए, ये बहुत पूछता है एग्जाम में, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उज्ज्वल लिखना कैसे? वो 2 बार आधा जो होता है, फिर पूरा वो होता है, फिर लो, ये याद रखना, बहुत पूछता है एग्जाम में। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है उज्ज्वल, यानी कि कई बार फिर रिपीट करेगा क्वेश्चन। पूर्ववर्ती का विपरार्थक शब्द है। पूर्ववर्ती, पूर्व माने पहले, पर माने बाद, तो परवर्ती हो गया। पूर्व माने पहले, पूर्ववर्ती यानी पहले जो हो चुका है, पर माने बाद। ठीक है, तो परवर्ती हो गया इसका। ठीक, तो उसके बाद हम अगला क्वेश्चन हमारा है जो है आपकी स्क्रीन में यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, नीलिमा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। नीलिमा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय, प्रत्यय जो है हमेशा पीछे लगते हैं, उपसर्ग आगे लगते हैं। प माने प्रत्यय, प माने पीछे, उ माने उपसर्ग, उ माने ऊपर, जो यानी पहले लगते हैं। तो नीलिमा शब्द में प्रयुक्त जो है प्रत्यय क्या है? नीलिमा। अब इसका संधि विच्छेद कर लीजिए। ठीक है, नील धन इमा, तो ये क्या हो गया? इमा आ गया। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया।
उसके बाद नेक्स्ट है आपका अंडमान निकोबार में शासन और शिक्षा की भाषा है। अंडमान निकोबार जो है आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है आपका, वहां पर जो है शासन और शिक्षा की भाषा क्या है, वहां पर किस प्रकार की शिक्षा और शासन की जो भाषा है वो जैसे हमारी राजभाषा हिंदी है, जैसे उत्तराखंड में कौन सी भाषा प्रयोग की जाती है शासन के लिए और शिक्षा के लिए, हिंदी, ठीक है। तो वैसे ही वहां पर भी अंडमान निकोबार में भी भाषा का हिंदी भाषा का हिंदी भाषा है, ठीक है। शासन और शिक्षा की भाषा हिंदी भाषा है। और एक बार आपको बता दूं, ये भी बता दूं कि उत्तराखंड के जो अंडमान निकोबार के राज्यपाल हैं उत्तराखंड की से ही गए हैं, और उत्तराखंड में तुम्हें पता है हिंदी है, तो इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको अगला क्वेश्चन 20, छात्र ने परिश्रम नहीं किया इसलिए वह अनुत्तीर्ण हो गया, यह वाक्य है। छात्र ने परिश्रम नहीं किया इसलिए वह जो है अनुत्तीर्ण हो गया, यह वाक्य है। सरल वाक्य है, जटिल हो गया, संयुक्त वाक्य, निरर्थक वाक्य। सरल वाक्य तो आपका सीधे सीधे खत्म हो जाता है, जैसे राम खाता है, राम पीता है, राम सोता है, राम उड़ता है, सरल वाक्य हो गया। जटिल वाक्य तो होता नहीं है, संयुक्त वाक्य होते हैं। संयुक्त वाक्य जो है आपके 20 संयुक्त वाक्य, दो वाक्यों को जोड़ने वाले वाक्य को, ऐसे शब्द जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं, ठीक है। तो यानी कि संयुक्त वाक्य में दो वाक्य जुड़े होंगे। छात्र ने परिश्रम नहीं किया इसलिए वह अनुत्तीर्ण हो गया, देखो संयुक्त वाक्य हो गया, इसलिए आ गया बीच में, ठीक है। क्यों, किंतु, परंतु, इसलिए, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां, राज्यसभा के सभापति का चुनाव किस निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति की राज्यसभा के सभापति का चुनाव, राज्यसभा की बात कर रहा है, ठीक है। राज्यसभा के सभापति का चुनाव किस निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। संसद के समस्त सदस्य, ठीक है। संसद में आपका लोकसभा भी होती है, राज्यसभा भी होती है। लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी सदस्य हैं, समस्त सदस्यों द्वारा जो है राज्यसभा के सभापति का चुनाव किया जाता है। अब राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति, ठीक है। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, और उसका निर्वाचक मंडल संसद के समस्त सदस्य, संसद में संसद लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बना है, तो लोकसभा में जितने सदस्य मनोनीत हैं और जिन जितने सदस्य निर्वाचित और मनोनीत हैं, उसी प्रकार राज्यसभा में जितने सदस्य आपके निर्वाचित और मनोनीत हैं, उन सभी के द्वारा जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो राज्यसभा के सभापति का चुनाव संसद के समस्त सदस्यों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात उत्तरांचल राज्य अस्तित्व में आया। बहुत इंपोर्टेंट है, के आर नारायण, ध्यान दीजिए, के आर नारायणन, ठीक है। इनके द्वारा जो है उत्तराखंड है, इनकी स्वीकृति के पश्चात उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया, ठीक है। तो 28 अगस्त को शायद इन्होंने 28 अगस्त 2000 को दी शायद स्वीकृति। शिमलीपाल, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, शिमलीपाल जीव मंडल जो है निचय स्थित है, पंजाब में, दिल्ली में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में। बहुत पूछता है एग्जाम में, शिमलीपाल जीव मंडल जो आपका है, या शिमलीपाल बायोस्फीयर्स कह सकते हैं, या नेशनल पार्क कह सकते हैं, ठीक है। तो ये उड़ीसा में स्थित है, और किसके लिए प्रसिद्ध है, कछुओं के लिए। बहुत इंपोर्टेंट, कछुओं के लिए प्रसिद्ध है, कछुए आपके पाए जाते हैं समुद्र किनारे बहुत, तो इसलिए बहुत प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कांचुला खर्क प्रसिद्ध है। कांचुला खर्क भी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों प्रसिद्ध है। कस्तूरी मृग, कॉपर कांचुला, कॉपर कस्तूरी मृग प्रजनन और संरक्षण हेतु। कस्तूरी मृग का प्रजनन, यानी कस्तूरी मृग की संख्या घट रही है, तो प्रजनन केंद्र है यहाँ पे, उसकी संख्या कैसे बढ़ाई जाए, यहाँ रिसर्च होता है। कस्तूरी मृग प्रजनन और संरक्षण केंद्र है ये, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन था। तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ये था आपका लॉर्ड हेस्टिंग, ये ध्यान दीजिए। तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध, अंग्रेजों का, मराठा कहाँ थे, दक्षिण भारत। मराठा कहाँ के, महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र यानी दक्षिण भारत में महाराष्ट्र के थे मराठा, और इनका युद्ध किसके साथ हुआ था, अंग्रेजों के साथ, ठीक है। उस दौरान जो है अंग्रेजों, जब तृतीय हुआ था, तीसरी बार जब युद्ध हुआ, तो उसमें अंग्रेज जो गवर्नर था वो कौन था, लॉर्ड हेस्टिंग था, ध्यान दीजिए, लॉर्ड हेस्टिंग। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने आज जो है उत्तराखंड समूह वन आरक्षी भर्ती परीक्षा सॉल्व पेपर 16/2/2020 के जो है 25 क्वेश्चन किए हैं। तो ये 25 क्वेश्चन में से काफी क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पुनः रिपीट कर सकते हैं। इसके बाद जो है हम अगले 25 क्वेश्चन में आपके पास फिर से आएंगे। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।